नमस्कार, मैं वंदना और आप देखना शुरू कर चुके हैं फर्स्ट बिहार झारखंड। लोकतंत्र के महापर्व की समाप्ति होने जा रही है। ऐसे में इस बार आचार संहिता 80 दिनों तक लागू रहा। इतने दिनों तक पहली बार आचार संहिता देश भर में लागू रहा है और ये चुनाव भी बेहद खास रहा है। इसी मुद्दे पर हमारे साथ बात करने के लिए स्टूडियो से जुड़े हैं हमारे सीनियर जर्नलिस्ट राजीव रंजन जी। इनसे हम बात करेंगे और ये बात आप तक पहुंचाने का काम करेंगे कि ये चुनाव साल 2024 का लोकसभा चुनाव कितना खास रहा, क्योंकि सबसे ज्यादा दिन का आचार संहिता 80 दिनों का आचार संहिता अगर लागू रहा तो इसी चुनाव में रहा। राजीव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। कैसा रहा इस बार का चुनावी माहौल, और अगर आचार संहिता की हम बात करें तो 80 दिनों तक सबसे लंबा वक्त इस बार लिया गया है चुनाव कराने में। बिल्कुल वंदना, ये इस सदी का सबसे लंबा चुनाव कहा जाएगा इसको। और 80 दिनों तक जिस देश में आदर्श आचार संहिता लागू हो और सरकार कोई फैसले नहीं ले सकती हो, सरकार किसी योजना पर काम नहीं कर सकती हो, तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण होता है चुनाव को लेकर के। हम अपने दर्शकों को बताएं कि हम इस सदी में अब तक यह लोकसभा का 5वां चुनाव है। इस सदी का पहला चुनाव 2004 में हुआ था और वो चुनाव जो हुआ था वो 73 दिनों तक आदर्श आचार संहिता लागू थी और वो चुनावी प्रक्रिया 73 दिनों तक चली थी। उसके बाद 2009 के चुनाव पर अगर हम ध्यान देते हैं तो 2009 के का चुनाव भी वो भी 74 दिनों तक वो चुनावी प्रक्रिया चली थी और 74 दिनों तक आदर्श आचार संहिता लागू रही थी। हम अपने दर्शकों को साथ में यह भी बता दें कि 2009 का चुनाव महज बिहार में महज 4 चरणों में ही संपन्न करा दिया गया था। उसी तरह 2009 के बाद 2014 में वो चुनाव थोड़ा छोटा था, वो 71 दिन की वो चुनावी प्रक्रिया थी और 71 दिन तक देश में आदर्श आचार संहिता लागू रहा था। जबकि 2019 में 73 दिन ये आदर्श संहिता लागू रहा था और पूरी चुनाव प्रक्रिया 73 दिन में समाप्त हो गई थी। और 2019 में भी बिहार में 7 चरणों में चुनाव संपन्न हुआ था। अभी बिहार में 1 चरण का चुनाव, 8 लोकसभा सीटों पर चुनाव होना अभी बाकी है। तो ये कहें कि ये 80 दिनों की जो चुनावी प्रक्रिया है यह काफ़ी थका देने वाली, लोगों को ही नहीं राजनेताओं से लेकर पूरे सरकारी तंत्र को ये 80 दिनों तक उनकी ये जो तपस्या होती है वो काफ़ी कठिन होती है। जी, तो राजीव जी, एक सवाल और बनता है कि ये 7 चरण में चुनाव कराने की ज़रूरत क्यों आन पड़ी? हाँ, ये काफ़ी अच्छा सवाल है आपका और दर्शकों को ये जानना चाहिए कि हमारे पास सबसे पहले चुनाव की निष्पक्षता, चुनाव की स्वतंत्रता और चुनाव एक भय मुक्त माहौल में चुनाव संपन्न कराना चुनाव आयोग की सबसे बड़ी प्राथमिकता होती है। और ऐसे में क्या होता है कि हमको पुलिस बल, अर्धसैनिक बलों की ज़रूरत होती है। तो हमारे पास उतने पुलिस बल या अर्धसैनिक बल की संख्या उतनी नहीं है कि हम पूरे देश में एक ही चरण में कोई भी चुनाव करा लें। तो इसमें क्या होता है कि अगर हम 7 चरणों में जब चुनाव संपन्न कराए जाते हैं, मतदान 7 अलग अलग तारीखों पर की जाती है, तो उससे होता है कि फोर्स के डिप्लॉयमेंट में, जैसे मान लीजिए उदाहरण के लिए आपको समझाएं कि अभी पहले चरण में बिहार की 4 सीटों पर 19 अप्रैल को मतदान किया गया था। वो 4 सीटें कौन थी? वो 4 सीटें जो थी वो बिहार की सबसे नक्सल प्रभावित जो इलाके थे, गया, औरंगाबाद, जमुई और नवादा, ये पहले चरण के जो चुनाव हुए थे, ये चारों सीट जो थी वो नक्सल प्रभावित सीट थी यहाँ। और इन चारों सीटों पर नक्सली हिंसा का पुराना इतिहास रहा है और वो पुराना इतिहास काफ़ी रक्त रंजित रहा है, खास करके चुनाव के दौरान। वहाँ पर देखते थे कि अक्सर वहाँ नक्सली प्रभाव वाले इलाकों में चुनाव बहिष्कार का ऐलान कर दिया जाता था। वहाँ पर मतदान के लिए जो पोलिंग टीम होती है उसको वैसे सुदूर गांव में नक्सलियों के गढ़ में उनका पहुंचना बहुत मुश्किल होता था। तो खैर अब स्थितियां बदल चुकी हैं और अब वैसी सुरक्षा का, वैसे इलाकों में अब वैसी चाक चौबंद सुरक्षा की ज़रूरत नहीं है। लेकिन फिर भी जब अगर वहाँ चुनाव होते हैं तो चुनाव आयोग की पहली ड्यूटी होती है, पहला दायित्व होता है कि जिन इलाकों में चुनाव हो वहाँ सुरक्षा के पर्याप्त
इंतजाम किए जाएं। तो पहले चरण में जिन 4 क्षेत्रों में चुनाव हुआ, वो चुनाव के बाद जो अगले उनका 6 दिन 7 दिन का जो समय मिलता है, तो फोर्स को डिप्लॉयमेंट में, फोर्स के मूवमेंट में आसानी हो जाती है। और फिर गया औरंगाबाद में जो फोर्स तैनात की जाती है, उसको उठा करके दूसरे चरण का जहाँ जहाँ मतदान हो रहा है, जैसे पूर्णिया में मतदान हो रहा है या कटिहार में मतदान हो रहा है, तो फिर वो गया से उस पुलिस बल को, वो केंद्रीय अर्धसैनिक बलों को गया से हटा करके पूर्णिया, किशनगंज, कटिहार जैसे इलाकों में उनकी तैनाती की जाती है। तो ये लगातार ये 7 चरणों में ये प्रक्रिया चलती रहती है। तो एक कारण यह भी है कि चुनाव को कई चरणों में संपन्न कराने का। जी राजीव जी, आप फायदे बता रहे थे, लेकिन अगर हम देखें तो 80 दिन बहुत मैटर करता है। सरकारी अधिकारी कोई बड़ा फैसला नहीं ले सकते। अगर के पाठक को देख ले तो हमने ही खबर की कि के पाठक की छुट्टी चुनाव बाद हो सकती है, और कई तरह के काम होते हैं जो अधिकारी नहीं कर सकते, सरकारी अधिकारी। साथ साथ अगर शिक्षकों की बात की जाए तो उन्हें भी चुनाव ड्यूटी पर लगा दिया जाता है। तीसरी बात, कोई भी योजना सरकार जो है वो नहीं ला सकती है। बहुत सारे नियम कानून होते हैं आदर्श आचार संहिता के तहत। ऐसे में 80 दिन बहुत मैटर करता है, तो उसके नुकसान भी तो बहुत कुछ होंगे। बिल्कुल उसके नुकसान होते हैं, और ये एक स्वस्थ लोकतंत्र के लिए यह भी बहुत सही नहीं है कि आप कहीं 3-3 महीने तक कोई भी सरकारी फैसले को लेकर के, या सरकार को इस तरह से हाथ पांव उसका जो बंद कर दिया जाता है, तो वो करना ये भी बिल्कुल फैसला नहीं। लेकिन वंदना, अगर हम देखें तो इसके अलावा कोई और विकल्प भी नहीं है सरकार के पास। देश में अगर शांति चाहिए तो शांति चाहिए, और शांतिपूर्ण और निष्पक्ष तरीके से स्वतंत्र माहौल में, बिना किसी खौफ के, बिना किसी डर के अगर आप चुनाव संपन्न कराते हैं, वो पहली शर्त होती है चुनाव की कि वो शांतिपूर्ण, निष्पक्ष और स्वतंत्र माहौल में चुनाव को संपन्न कराना। तो ये अगर पहला दायित्व है, तो सबसे पहला ये होता है कि कहीं भी किसी भी तरह की हिंसा, लोगों को, मतदाताओं को डराने धमकाने, या फिर इससे पहले जातीय तनाव की भी बात आती थी सामने। तो धीरे धीरे जैसे जैसे लोकतंत्र हमारा मैच्योर्ड हो रहा है, परिपक्व हो रहा है, तो वैसी स्थितियां तो उससे तो हम अब उसका सामना नहीं करना पड़ता है। लेकिन फिर भी चुनाव आयोग को इन तरह की किसी भी घटना से के लिए को लेकर के चुनाव आयोग को मुस्तैद रहना पड़ता है। जी राजीव जी, हमने शुरुआत में इंट्रो में ही कहा कि बेहद खास रहा इस बार का चुनाव। सदी का सबसे लंबा चुनाव रहा। अभी एक फेज़ बाकी है जो कल ख़त्म हो जाएगा, लेकिन खास क्या रहा इस चुनाव में जो बाकी चुनाव से इसे अलग बनाता है? ये सबसे खास रहा ये चुनाव की ये 80 दिनों का जो ये चुनावी प्रक्रिया चली, तो इसमें राजनेताओं का दम निकल गया। हाँ, थक गए एकदम से। प्रधानमंत्री का अभी चल रहा है, प्रधानमंत्री को पूरे देश में 206 जनसभाएं करनी पड़ी, और यही हाल विपक्ष का भी रहा। आप यहाँ देखिएगा, तेजस्वी यादव बिहार में अकेले चुनावी सभा कर रहे थे, अभियान का बागडोर संभाले हुए थे। तो तेजस्वी यादव ने भी 251 जनसभाएं की हैं। तो इस तरह से सबसे बड़ा तो ये होता है कि राजनेताओं को उनका इतना होता है, और हमारा देश इतना विशाल है कि जहाँ 543 लोकसभा सीटों पर वहाँ चुनाव होते हैं, और उन सभी सीटों पर चुनाव प्रचार करना किसी भी पार्टी के लिए, और खासकर वो वैसी पार्टियां जो राष्ट्रीय पार्टियां हैं, जैसे भाजपा हुआ, कांग्रेस, ऐसी पार्टियों को, तो उसको तो पूरे देश में पसीना बहाना पड़ता है, जबकि क्षेत्रीय पार्टियों का संबंध सिर्फ अपने राज्य से होता है। तो इस तरह से ये थकाऊ होता है। और सबसे बड़ी बात है कि जनता के लिए कोई बड़ी फैसले सरकार नहीं ले पाती है, और 80 दिनों में ऐसा कोई भी फैसला नहीं हुआ। अभी आप बात कर रही थी के पाठक का, तो के पाठक को भी सरकार अपने मर्जी से हटा नहीं सकती है। अगर के पाठक को हटाना होगा तो सरकार को सबसे पहले चुनाव आयोग से उसकी अनुमति लेनी होगी। तो इस तरह के व्यवधान तो होते हैं। लेकिन अगर चुनाव की जो अवधि है, अगर आने वाले दिनों में अगर इसको कम कर दिया जाए और 80 दिनों की जगह 60 दिन में ये पूरी चुनावी प्रक्रिया को पूरा कर लिया जाए, 80 दिन काफ़ी लंबा समय हो जाता है। तकरीबन 9 महीना, 3.5 महीना से तकरीबन 3 महीना, मतलब कि समझिए कि 3 महीना से 10 दिन कम। तो ये जो इतनी लंबी प्रक्रिया होती है, ये राजनेताओं को थकाती है, पूरे सरकारी तंत्र को थकाती है, और चुनाव आयोग को थकाती है। और चुनाव आयोग के पास तो अपने कोई कर्मचारी होते नहीं हैं। चुनाव आयोग को चुनाव संपन्न कराने के लिए राज्य सरकार और केंद्र सरकार के अधिकारियों का सहारा लेना पड़ता है, राज्य और केंद्र सरकार के कर्मियों का सहारा लेना पड़ता है, चाहे वो
पोलिंग स्टेशन के लिए हो या फिर मतगणना के लिए हो या फिर इस तरह की जितनी भी तैयारी होती है चुनाव आयोग का, तो चुनाव आयोग के पास तो कोई अपने अधिकारी या अपने कर्मचारियों की तो फौज होती नहीं है उनके पास, तो ये सरकार के अन्य महकमों से उसको लिया जाता है, तो उनके लिए भी ये चुनाव काफ़ी लंबा हो जाता है। और इस बार तो रिकॉर्ड बन गया है 80 दिनों का चुनावी प्रक्रिया इस बार है। राजीव जी, चुनाव आयोग की काफ़ी अहम भूमिका होती है चुनाव कराने में। जब मतदान हो रहा था, अभी एक फेज़ बाकी है, लेकिन इन 6 फेज़ में मतदान के दौरान भी कई सारी ऐसे खबरें आई जिसमें चुनाव आयोग का भी कुछ विवाद था। बिल्कुल, चुनाव आयोग का विभाग था। ये चुनाव कई मायनों में खास है। इस बार चुनाव आयोग की जो भूमिका है वो जैसे पहले रही है, खास करके टीएन सेशन 1995-96 के चुनाव के बाद जो भूमिका रही है, वैसी हनक इस बार कहीं दिखाई नहीं दी। और जिस तरह से मतलब कि प्रधानमंत्री हो या इस तरह के लोगों ने जिस तरह से चुनावी भाषणों में जिस तरह के शब्दों का यूज किया है और सांप्रदायिक का पुट जो रहा, हिंदू मुसलमान की बात रही, लोगों को डराने की बात रही, लोगों को धमकाने की बात रही, इसमें और चुनाव आयोग ने इस पर कोई कार्रवाई नहीं की, उसका संज्ञान तक नहीं लिया ऐसे मामलों का। तो ये चुनाव कई मायनों में खास रहा है और ये लंबे समय तक याद किया जाएगा। जी, तो चुनाव तो खास रहा, मतदान हो गए हैं, बस एक फेज़ बाकी है जो कल ख़त्म हो जाएगा और उसके बाद इंतज़ार रहेगा तो 4 जून का। 4 जून को परिणाम क्या आता है, कैसा आता है और वो परिणाम कितना खास होता है, इस पर भी हम ज़रूर चर्चा करेंगे। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए फर्स्ट बिहार झारखंड। धन्यवाद। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो, मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।